नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में। और दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में हम आज लेकर के आए हैं एक नए ज़िले के बारे में आपके लिए जानकारी, क्योंकि हम लोगों ने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ लिया। उसके बाद हम जिलावार अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जब ये ज़िले हमारे फिनिश हो जाएंगे 1-2 दिन में, तो फिर हम लोगों का ये टारगेट रहेगा कि हम उत्तराखंड के प्रशासन को समझें, उत्तराखंड में भौगोलिक स्थिति को समझें, मेले, प्रमुख व्यक्तित्व, बहुत सारे चैप्टर हैं जिन पर और भी अध्ययन करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज रुद्रप्रयाग ज़िले के बारे में हम पढ़ेंगे। गढ़वाल के हमने 6 जिलों का अध्ययन पहले ही कर लिया है। आज की वीडियो में रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा 2 अलग अलग ज़िलों की बात करेंगे। दोस्तों, मैंने 2 क्वेश्चन भी आपसे पूछे थे, उन क्वेश्चनों का आंसर भी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। कई लोगों ने बिल्कुल एकदम सही आंसर दिया था और कई लोगों का आंसर थोड़ा मिलता जुलता लेकिन थोड़ा गलत भी था। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में आपको उन दोनों क्वेश्चनों का आंसर भी मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिला रुद्रप्रयाग की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो एकमात्र ऐसा प्रयाग है जो शिव से संबंधित है। पहला टॉपिक मैंने जो आपके लिए रखा है, ध्यान से समझिए। हर टॉपिक को, हर पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन तो अपने आप सही हो जाएगा। मैंने यहाँ क्या लिखा है कि एकमात्र ऐसा प्रयाग है जो शिव से संबंधित है। अब दोस्तों, प्रयाग की बात मैंने कल भी करी थी। 5 प्रयाग हैं। पहला है विष्णु प्रयाग, है ना, चमोली में है। फिर नंद प्रयाग, ये भी चमोली में है। फिर कर्ण प्रयाग, ये भी चमोली में है ना। तो ये जो तीनों प्रयाग हैं ये विष्णु से संबंधित है, यानी शिव से संबंधित नहीं है। अब जैसे कर्ण प्रयाग कर्ण से संबंधित है, इस प्रकार से मतलब देवी से, कोई देवी से संबंधित है, नंदा देवी नंद प्रयाग है। लेकिन जो रुद्रप्रयाग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रुद्रप्रयाग 5 प्रयागों में ऐसा प्रयाग है जो शिव से संबंधित है। क्योंकि दोस्तों देखिए, विष्णु प्रयाग विष्णु से संबंधित हो गया, नंद प्रयाग नंदा माँ से संबंधित हो गया। उसके बाद हम बात करें कर्ण प्रयाग की, तो वह कर्ण से संबंधित हो गया, है ना। लेकिन हम बात करें देव प्रयाग की, तो भाई वो गंगा नदी की वजह से प्रसिद्ध है और उसको सुदर्शन क्षेत्र भी कहते हैं। लेकिन शिव से संबंधित जो 5 प्रयागों में एक प्रयाग है दोस्तों, वह है हमारा क्या, रुद्रप्रयाग। हम केदार की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 5 प्रयागों की बात कर रहा हूँ। तो 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है जो शिव से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसका मुख्यालय रुद्रप्रयाग है, यानी रुद्रप्रयाग जिले का मुख्यालय कहाँ है, रुद्रप्रयाग में ही है। ओके, थोड़ा सा मैं बता दूँ, जो नए स्टूडेंट हो, जिनको नहीं पता हो, नहीं तो ये कॉमन सी चीज़ है। इस प्रकार से कुछ रुद्रप्रयाग है दोस्तों, समझिए ये रुद्रप्रयाग है, ध्यान से सुनिएगा। इसके इस तरफ चमोली है। पहले आप डायग्राम से समझिए, कोई रटना नहीं है, इसको केवल समझना है। ये चमोली है। जब आप कभी श्रीनगर जाते हो पौड़ी में, तो अगर इस तरफ अल्मोड़ा से आप जाते हैं तो पहले आपको चमोली जाना पड़ता है। चमोली से पौड़ी में एंटर करेंगे। पौड़ी सपोज यहाँ पे है, पहले आप चमोली जाएंगे, चमोली के बाद आप रुद्रप्रयाग जाएंगे, रुद्रप्रयाग से फिर श्रीनगर पौड़ी को जाएंगे। तो दोस्तों, एक तरफ ऐसा समझ लीजिए पूरा पौड़ी है, इस प्रकार से पौड़ी है, पौड़ी श्रीनगर वाला क्षेत्र, एक तरफ चमोली है और इस तरफ टिहरी है। ये देखिए, टिहरी के इस तरफ फिर अपना ये देहरादून, उत्तरकाशी वगैरह सब हो गया। इन 3 जिलों के बीच में ये छोटा सा जिला रुद्रप्रयाग है। तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग जिले को जब बनाया गया था 1997 में, तो उस समय ये हुआ था कि 3 जिलों को थोड़ा थोड़ा तोड़ करके, कौन कौन से, पौड़ी, चमोली और टिहरी, इन 3 जिलों में से थोड़ा थोड़ा मिला करके एक बीच का जिला बनाया गया। आप उत्तराखंड के मैप में भी देख सकते हो, बीचों बीच में हमारा जो है रुद्रप्रयाग है। इस तरफ चमोली, इस तरफ पौड़ी, इस तरफ टिहरी, इस प्रकार से इसकी संरचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका प्राचीन नाम, और दोस्तों क्षेत्रफल में तो हमारा चंपावत सबसे छोटा है, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा रुद्रप्रयाग ही है। इसका प्राचीन नाम पुनाण था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, वो था पुनाण। और एक और नाम था दोस्तों उसका, वो है रुद्रावर्त। रुद्रावर्त से तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं। लेकिन अगर पुनाण क्षेत्र किसे कहा जाता था, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, तो दोस्तों वही बता पाएगा जो बिल्कुल तैयारी पर है, यानी जिसके माइंड में पहले से ये बैठा हुआ है कि पुनाण किसे कहा जाता है, रुद्रप्रयाग को। और दोस्तों लेकिन हम लोग इसको आसान समझते हैं, आसान होता नहीं है।
अभी करीब 80-90 लोग क्लास को देख रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कम से कम, जबकि कॉमन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन 10 से 5 लोग ऐसे होंगे जिनको आज से पहले नहीं पता होगा, ठीक है, कि पुनाण इसका नाम था। तो दोस्तों ऐसा ही होता है एग्जाम में सरल से सरल क्वेश्चन भी आते हैं, कठिन से कठिन प्रश्न भी आते हैं। कठिन प्रश्न तो हम सही कर ही देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सरल प्रश्नों पर हम लोग पकड़ नहीं रखते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पुनाण अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। किसे कहा जाता है? रुद्रप्रयाग को। चलिए आगे बढ़ेंगे। 30 सितंबर 1889 में यह एक तहसील बना, यानी अंग्रेजों के समय में तहसील कब बनाया गया इसको? 1889 में, यानी 1889 में, ठीक है, 89 में। परंतु 16 सितंबर 1997 को यह एक जनपद बना। यानी अगर एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि रुद्रप्रयाग जिले का गठन कब हुआ, तो दोस्तों आंसर होगा 16 सितंबर 1997। दोस्तों 1997 ईस्वी में 3 नए ज़िले बने थे। कितने बने थे? 3। कौन कौन बने थे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बना हमारा ऊधम सिंह नगर, यूएस नगर जो है, ओके, यूएस नगर को ज़िला बनाया गया 1997 में। उसके बाद जो दूसरा ज़िला बनता है दोस्तों रुद्रप्रयाग। अच्छा, ऊधम सिंह नगर को किससे बनाया गया? पहले दोस्तों पूरा खटीमा तक नैनीताल ज़िला हुआ करता था, खटीमा तक, ठीक है, लेकिन वो नैनीताल ज़िले से हटा करके क्या बना दिया गया? ऊधम सिंह नगर बड़ा ज़िला। फिर रुद्रप्रयाग ज़िला बना, टिहरी, चमोली और पौड़ी में से थोड़ा थोड़ा अलग करके रुद्रप्रयाग ज़िला बनाया गया। उसके बाद तीसरा ज़िला कौन सा बना दोस्तों? तीसरा ज़िला जो 1997 में बना था दोस्तों, वो बना था हमारा यह जो है चंपावत ज़िला बना था, ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक मैं इधर गलत हूँ, क्योंकि ऊधम सिंह नगर नहीं, 3 ज़िले हैं। मैं थोड़ा एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। 3 ज़िले में एक तो हमारा रुद्रप्रयाग हो गया, ठीक है दोस्तों, रुद्रप्रयाग एक है। उसके बाद रुद्रप्रयाग कैसे बना आपको बता दिया। ऊधम सिंह नगर दोस्तों वो 95 ईस्वी में आई थिंक बन गया था, जब मुझे याद है, ठीक है। 97 में 3 और बने। 3 कौन थे दोस्तों? एक रुद्रप्रयाग हो गया, फिर हमारा एक बागेश्वर जिला जो है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यह अल्मोड़ा से अलग होकर के बागेश्वर को बनाया गया। और दोस्तों पिथौरागढ़ से अलग करके बनाया गया चंपावत। तो दोस्तों 97 में 3 नए जिले बने थे, यानी चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। और मैं ऊधम सिंह नगर जिसकी बात कर रहा था दोस्तों, वो 1995 ईस्वी में बन गया था, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। हो सकता है अगर मुझे भी अभी ध्यान नहीं हो तो आप लोग उसको देख लीजिएगा बुक में, या फिर मैं बाद में देख के बता दूंगा। यानी सीधे कंक्लूजन क्या हुआ कि 1997 में 3 जिले बने थे, जो मुझे याद है। पहला क्या है? रुद्रप्रयाग, दूसरा है हमारा बागेश्वर, और तीसरा है दोस्तों चंपावत। चंपावत को पिथौरागढ़ से लिया गया, बागेश्वर को अल्मोड़ा से लिया गया, और रुद्रप्रयाग को 3 जिलों से अलग किया गया 1997 ईस्वी में। लेकिन जो ऊधम सिंह नगर जो मुझे याद है 1995 में बना, 95, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, फिर भी देख लीजिएगा दोस्तों। अभी हो सकता है मेरे दिमाग में भी, क्योंकि कंप्यूटर तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केदारनाथ धाम। अब अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें और केदारनाथ धाम के बारे में न पढ़े तो भाई वो अन्याय होगा। तो दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ धाम में, यानी शिव के जो पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं दोस्तों, जो पहला ज्योतिर्लिंग है वह माना जाता है गुजरात का सोमनाथ वाला जो मंदिर है, ठीक है दोस्तों, वो पहला माना जाता है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ का मंदिर। 3584 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों, ये एकदम एक्यूरेट है। उस दिन मैं बात भी कर रहा था कि कई बुकों में गलत भी दिया गया है पहले उसकी ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर केदारनाथ धाम की ऊंचाई बिल्कुल सही दे रखी है, 3584। कहीं कहीं 85 या 80 भी दिया होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केदारनाथ का उल्लेख सर्वप्रथम, यानी केदारनाथ शब्द का, हम केदारनाथ धाम की बात नहीं कर रहे हैं, केदारनाथ नाम का उल्लेख सर्वप्रथम गोपेश्वर के त्रिशूल लोक लेख में मिलता है दोस्तों। ऐसे तो स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, सर्वप्रथम केदारनाथ शब्द का जो उल्लेख मिलता है वह गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में मिलता है। और गोपेश्वर का त्रिशूल लेख किसका था? अशोक चल्ल का था, ठीक है, मैंने पहले पढ़ा रखा है, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्राचीन नाम। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि केदारनाथ का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? भृंग तुंग, या स्कंद पुराण में केदारनाथ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है भृंग तुंग। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन।
और आप सभी लोग जानते हैं केदारनाथ जो है वह पंच केदारों में पहला केदार है और यहाँ शिव के पृष्ठभाग की यानी धड़ की पूजा होती है। कल मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन नाम भृंगतुंग था और दोस्तों शंकराचार्य की समाधि है। दोस्तों शंकराचार्य जी ने अपने जीवन को यहीं पर समाप्त किया था और यहाँ पर उनकी समाधि है। मंदाकिनी नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। बिल्कुल है दोस्तों, इसी मंदाकिनी नदी में जो है बाढ़ आई थी, आपको पता ही है सभी को, और बड़ा भीषण तबाही हुई थी। 4 धामों में यह तीसरा धाम है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक दिन मैं आपको बता भी रहा था, सही क्रम बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अगर कभी भी हम 4 धाम की यात्रा करते हैं तो ऐसा माना जाता है सबसे पहले वह व्यक्ति हरिद्वार जाएगा। इसको 4 धामों का द्वार भी कहा जाता है, हरिद्वार को। और हरिद्वार के बाद जो सही क्रम है दोस्तों, वह सबसे पहला है यमुनोत्री, फिर है गंगोत्री, और फिर है केदारनाथ, फिर है बद्रीनाथ। ध्यान दीजिएगा, केदारनाथ पहले आएगा। अगर इससे पहले मैंने कहीं बताया हो सकता है गलत हो, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, अपने माइंड में कंफर्म कर लीजिएगा। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी करके आपको बता रहा हूँ। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति अगर 4 धाम यात्रा पर जाता है, यदि वह बिना केदारनाथ गए हुए बद्रीनाथ जाता है तो दोस्तों उसकी यात्रा को सफल नहीं माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 धामों का सही क्रम क्या है? यमुनोत्री, गंगोत्री, ये दोनों कहाँ हैं? उत्तरकाशी में है। गंगोत्री बाद में आएगा, पहले यमुनोत्री आएगा फिर गंगोत्री। इस प्रकार से दोस्तों ये क्लॉकवाइज, ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सही क्रम है। तो दोस्तों 4 धामों में यह तीसरा धाम है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4 धामों में केदारनाथ कौन सा धाम है? तीसरा धाम है। और चौथा धाम बद्रीनाथ है। शीतकालीन पूजा, दोस्तों शीतकाल में जब बर्फ़ पड़ जाती है तो ये इसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो इसकी पूजा जो है वह ऊखी मठ में की जाती है। और दोस्तों आपको बता दूं कि केदारनाथ मंदिर का जो हेड ऑफिस है, जो डिपार्टमेंट है, जहाँ से पूरा मेंटेन होता है, पूरी टीम है दोस्तों, वो भी ऊखी मठ में ही स्थित है, ठीक है। श्रावण मास में अन्नकूट या भतूज मेला लगता है। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन ये मेला लगता है, बताते हैं अन्नकूट मेला या भतूज मेला इसको कहा जाता है। यहाँ पर भात का प्रसाद दिया जाता है। कत्यूरी शैली में बना यह एक मंदिर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंच केदार, अब दोस्तों यहाँ पर जब जिक्र कर रहे हैं तो पंच केदारों को हमें समझना चाहिए। एक बार मैंने कल भी बताया था दोस्तों, पंच केदारों में से 3 केदार बिल्कुल सीक्वेंस से रुद्रप्रयाग जिले में हैं और बाकी 2 अगले केदार जो है वो चमोली में है। कल मैंने आपको बताया भी था दोस्तों। तो केदारनाथ इसमें सबसे पहला है। केदारनाथ में शिव के पृष्ठभाग यानी धड़ की पूजा होती है। और दूसरा है मद महेश्वर नाथ। दोस्तों मद महेश्वर नाथ को मध्य महेश्वर नाथ भी कहते हैं। यहाँ पर शिव की नाभि की पूजा होती है, मैंने आपको बताया है। तुंगनाथ तीसरा है दोस्तों। तुंगनाथ में शिव के भुजाओं की पूजा होती है और सबसे ऊंचा यह मंदिर है उत्तराखंड में 3680 मीटर की ऊंचाई पर। कहीं 85 भी दिया रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ऐसा मंदिर जो सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर है। और दोस्तों जो अगले दो केदार हैं पंच केदारों में, ये चमोली में हैं। रुद्रेश्वर में शिव के रौद्रमुख की पूजा होती है। कल्पेश्वर में शिव के केशों की यानी जटाओं की पूजा होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है दोस्तों। सोनप्रयाग अगला टॉपिक है हमारा। सोनप्रयाग नामक स्थान भी हमारे रुद्रप्रयाग जिले में ही पड़ता है। सोनप्रयाग दोस्तों यहाँ पर वासुकी और मंदाकिनी का संगम होता है दोस्तों। ऐसे एग्जाम में आ जाता है सोनप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों सही आंसर होगा वासुकी या वासुकी और मंदाकिनी नदी के संगम पर। कभी कभी वासुकी की जगह दोस्तों सोनगंगा भी लिखा आ जाता है, दोनों एक ही हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गौरीकुंड, गौरीकुंड दोस्तों जब हम केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं अंतिम बस स्टेशन है। यहाँ पर से 14 किलोमीटर पैदल जाना होता है और यहीं पर गौरीकुंड में गर्म जल का स्रोत है दोस्तों, उसमें स्नान किया जाता है, तभी जाकर के केदारनाथ की यात्रा पर निकलते हैं। बद्रीनाथ में भी ऐसा ही है दोस्तों, वो तप्त कुंड है, लेकिन वहाँ पर 14 किलोमीटर की चढ़ाई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगस्त मुनि की बात करते हैं। अगस्त मुनि एक स्थान है दोस्तों, यहाँ पर आर्मी एरिया भी है। और दोस्तों अगस्त मुनि जो है मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त काशी, यहाँ पर प्रसिद्ध जाक मेला लगता है
जाख मेला यहाँ पर लगता है दोस्तों। और ये जो जाख मेला है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जाख मेला दोस्तों, ये जाख मेला जो है ना ये रवाई जौनपुर क्षेत्र में भी लगता है, लेकिन फेमस जो है वो गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग का है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। जाख मीन्स होता है दोस्तों कोयले का अंगारा। तो इस मेले में क्या होता है कि कोयले के अंगारे ऐसे नीचे रखे जाते हैं, उसके ऊपर नर्तक जो है नृत्य करता है। जिस प्रकार से देवता आता है ना लोगों पे, इस प्रकार से कोयले के ऊपर जो है पैर रख के नृत्य किया जाता है। गुप्तकाशी कहाँ है दोस्तों? गुप्तकाशी है रुद्रप्रयाग जिले में। अब दोस्तों यह जो जाख मेला है मैं आपके लिए यहाँ मेंशन किया हूँ, यह 1 दिसंबर 2019 को हाई कोर्ट क्लर्क के पेपर में UK SSC ने पूछा था और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है उत्तरकाशी को सही कर दिया। उनको दिमाग में ये नहीं रहा कि गुप्तकाशी अलग है, उत्तरकाशी अलग है। तो दोस्तों यहाँ पर जाख मेला लगता है और यहाँ पर शिव के अर्धनारेश्वर का मंदिर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाणासुर गढ़ मंदिर। बाणासुर का किला भले ही दोस्तों कहाँ पर है? चंपावत में है। बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर यानी जोशीमठ में, लेकिन बाणासुर गढ़ मंदिर अगर पूछा जाएगा गुप्तकाशी केदारनाथ मार्ग पर है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। काली मठ सिद्धपीठ। दोस्तों काली मठ सिद्धपीठ जो है कालिदास के नाम पर है दोस्तों, काली मठ। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग गुप्तकाशी मार्ग पर यह है। कालिदास का जन्म स्थल कविल्टा काली मठ जिसको कहा जाता है दोस्तों यहीं पर है। यानी कविल्टा काली मठ कहाँ है? कविल्टा काली मठ रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहीं पर काली मठ सिद्धपीठ है। तो दोस्तों कालिदास के सम्मान में संस्कृत के कवियों का यहाँ पर एक महोत्सव लगता है, कालिदास महोत्सव। तो दोस्तों जिसको पता होगा कि कविल्टा काली मठ में कालिदास का जन्म हुआ तो वो तो सीधे सीधे बता देगा ना कि कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग में होता है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन हाई कोर्ट क्लर्क के पेपर में आ गया था, आप पेपर देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए एक ही जिले से 2 लगातार क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख गए। मैं आपको 2 नहीं दोस्तों 3 बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ आया था, एक गुप्तकाशी वाला आया था, और जो मुझे याद आ रहा है वही हाईकोर्ट क्लर्क में यह भी क्वेश्चन आया था कि मद महेश्वर नाथ में शिव के संघ की पूजा होती है। तो दोस्तों ना भी उसका सही आंसर था। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए एक ही जिले से 3 क्वेश्चन हमें डायरेक्ट दिख रहे हैं, और भी क्वेश्चन आए होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिजुगी नारायण का मंदिर कहाँ है दोस्तों? यह भी रुद्रप्रयाग जिले में है। ऐसा कहा गया है कि विष्णु की उपस्थिति में यहाँ पर शिव का विवाह कराया गया था। मक्कू मठ कहाँ है दोस्तों? मक्कू मठ भी रुद्रप्रयाग में है। शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा यहीं पर की जाती है। सोनप्रयाग के निकट सिर कटा हुआ गणेश का मंदिर स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल में गणेश की पूजा बड़ी ही जो है धूमधाम से की जाती है, चाहे वो चमोली हो, चाहे वो जो है आपका जौनसार का क्षेत्र हो, लेकिन सोनप्रयाग में सिर कटा हुआ गणेश का मंदिर जो है वह है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। और दोस्तों आपको बता दूं गणेश की जो है मोर पर सवार एक मूर्ति है। ध्यान से सुनिए, मोर पर सवार मूर्ति है। तो दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है मुझे कि गणेश की जो है मोर पर सवार मूर्ति उत्तराखंड में कहाँ पर है। ठीक है, खाली आंसर नहीं देना, ऐसे जब कमेंट करोगे तो ऐसे लिखेंगे आप कि, क्योंकि जो लोग कमेंट को पढ़ते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या पूछा गया है। तो आपको ऐसे लिखना है कि गणेश की मोर पर सवार मूर्ति फलानी जगह है। कहाँ पर है वो आपको बताना है, एग्जैक्ट लोकेशन का। और दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि गणेश जो है नृत्य करते हुए गणेश की मूर्ति कहाँ पर है। तो 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरा तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि सोनप्रयाग में सिर कटा हुआ जो है गणेश की मूर्ति है या मंदिर है। तो आपको बताना है कि नाचते हुए नृत्य करते हुए मूर्ति कहाँ पर है और मोर पर सवार होकर की मूर्ति कहाँ पर है। दोस्तों इसी तरीके से सीखने को मिलता है। तो 2 नए क्वेश्चन आप सर्च करोगे तो 2 नई चीज़ें सीखोगे। भीरी का भीमसेन मंदिर भी दोस्तों वहीं पर है। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले में ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी इसके मेले वगैरह मैं अलग से पढ़ाऊँगा, अन्य जो व्यक्ति है प्रमुख व्यक्ति तो अलग से पढ़ाऊँगा। फिलहाल हम प्रवेश करते हैं दोस्तों गढ़वाल के बाद अब कुमाऊँ मंडल में, क्योंकि गढ़वाल के हमने सारे ज़िले पढ़ लिए हैं। हम बात करेंगे दोस्तों आज अल्मोड़ा ज़िले की। अल्मोड़ा ज़िले को दोस्तों मानस खंड के अनुसार अल्मोड़ा
जिले का जो नाम था या क्षेत्र का नाम था दोस्तों, वो था रामशिला क्षेत्र। क्या था? रामशिला क्षेत्र। और स्थानीय क्षेत्र में दोस्तों एक घास उगती है जिसको बोलते हैं चलमोड़ा। आप सभी लोगों ने सुना होगा चलमोड़ा, किलमोड़ा कहते हैं। खट्टे खट्टे खट्टा खट्टा उसका स्वाद होता है। और दोस्तों उस घास के नाम पर चलमोड़ा से इसका नाम अल्मोड़ा हुआ। आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये चलमोड़ा घास बहुत ज़्यादा वहाँ पाई जाती है और पिथौरागढ़ में भी ये घास पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, चलमोड़ा से इसका नाम अल्मोड़ा हुआ। दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर यहाँ पे है। अंग्रेज अधिकारी दोस्तों, वो एक कलेक्टर थे, क्रुइकसैक ने अल्मोड़ा के नाम पर अपनी पुत्री का नाम अल्मोड़ा रख दिया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। और दोस्तों अल्मोड़ा की एक लड़की थी, उसको अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू कहा जाता है, पाकिस्तान की माता भी कहा जाता है उसे। उसका नाम था आइरिन पंत। ठीक है, उन्होंने जो है पाकिस्तान की प्रधानमंत्री लियाकत अली से विवाह किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1563 ईस्वी में आलमनगर के नाम से बालो कल्याण चंद ने इसे बसाया था। दोस्तों बालो कल्याण चंद जो था वह भीष्म चंद्र का पुत्र था। मैंने जब चंद्रवंश आपको पढ़ा रखा है वहाँ अच्छे से समझा रखा है, फिर बता दे रहा हूँ। भीष्म चंद जो है वह अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। अल्मोड़ा में खगमरा का किला उसी ने बनाया, लेकिन हुआ क्या कि उसकी मृत्यु कर दी गई, किसी ने, राजा ने उस पर अटैक कर दिया, उसको मार दिया। तो उसका जो दत्तक पुत्र होता है बालो कल्याण चंद्र, वह 1563 में फिर आलमनगर के नाम से अल्मोड़ा नगर की नींव रखता है और फिर अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा कर देता है। उससे पहले चंद राजाओं की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? चंपावत में हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अल्मोड़ा का उस समय नाम क्या रखा गया था दोस्तों? आलमनगर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक प्रश्न ये बनता है कि आलमनगर क्यों रखा गया? दोस्तों ध्यान दीजिए, 1563 में किसका शासन था? भाई ऑब्वियसली अकबर का शासन था। अकबर का शासन होने का मतलब क्या है कि मुग़लों का वर्चस्व था देश में। तो मुग़लों का वर्चस्व होने के कारण जो है यह इस्लामिक धर्म से संबंधित नाम आलमनगर यहाँ पे रखा गया। जैसे प्रयाग है दोस्तों, इलाहाबाद प्रयाग जो है उसका जो प्राचीन नाम प्रयाग ही था इलाहाबाद का, तो इलाही शब्द से उसका नाम इलाहाबाद हो गया, क्योंकि उन दिनों मुग़लों का वर्चस्व था और मुस्लिम शासकों का शासन था, तो ऑब्वियसली उन्हीं के नाम पे रखा जाता है। तो अभी क्या हुआ कि मोदी सरकार ने या यूपी सरकार ने इलाहाबाद को हटा करके प्रयाग कर दिया, रजिस्टर्ड एकदम डॉक्यूमेंट में भी वही कर दिया। लेकिन फैज़ाबाद का अयोध्या करना दोस्तों थोड़ा सा अलग सा लगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1790 ईस्वी में गोरखों ने इसे अपने अधीन कर लिया। 1790 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों? गोरखों ने इसको जीत लिया और अल्मोड़ा पर किसका अधिकार हो गया? गोरखों का अधिकार हो गया। 1815 ईस्वी में संगौली की संधि के बाद यह अंग्रेजों के अधीन हो गया था। बिल्कुल हो गया था दोस्तों। संगौली की संधि मैंने पढ़ा रखी है, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देख रखी है तो देखिए अभी भी, ठीक है, देखना चाहिए आपको। तो 1815 में संगौली की संधि के बाद गोरखे चले गए थे और अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन हो गया। वैसे भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों का कुमाऊँ उत्तराखंड पर जो शासन हुआ दोस्तों 1815 से ही शुरू हुआ और 1947 तक रहा। तो दोस्तों अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में औपनिवेशिक काल, हाँ दोस्तों वन विभाग में पूछा भी गया था, बड़ा सरल क्वेश्चन था, हर बुक में ये क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में औपनिवेशिक काल कब से कब तक चला। औपनिवेशिक मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन कब से शुरू हुआ? 1815 से 1947 तक। ठीक है, चलिए कुमाऊँ का हृदय किसे कहा जाता है? दोस्तों ये प्रश्न भी मैंने आपसे पूछा था, कुमाऊँ का हृदय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अगर वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपको क्या पूछा जाता है। अगर ऑप्शन आएगा तो दोस्तों अल्मोड़ा होगा, लेकिन अगर वैसे सही आंसर हम बात करें दोस्तों, अल्मोड़ा का 12 मंडल परगना, तो 12 मंडल परगना कहा जाता था अल्मोड़ा के उस क्षेत्र को पहले से, तो वो कुमाऊँ का हृदय कहलाता है, यानी अल्मोड़ा भी आप कह सकते हैं। चलिए आगे, क्योंकि कुमाऊँ में 6 जिले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने का थोड़ा साफ नहीं आया होगा, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। किस बिल के स्वागत में अल्मोड़ा अखबार ने एक सभा की थी? दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। किस बिल के स्वागत में? बिल मतलब क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार से कानून। तो मैं पूरा समझाता हूँ इसके बारे में आपको। किस बिल के स्वागत में अल्मोड़ा अखबार ने एक सभा की थी? तो दोस्तों पहली बात, अल्मोड़ा अखबार कब से चला? 1871 से चला था, है ना। बहुत सारे इसके संपादक थे, बुद्धि वल्लभ पंत पहले संपादक थे, है ना।
तो ऐसा भी आ सकता है कि बुद्धि बल्लभ पंत के नेतृत्व में या उनकी अध्यक्षता में किस बिल के समर्थन में जो है एक सभा की गई थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर है इल्बर्ट बिल। मैं लिख दे रहा हूँ इल्बर्ट बिल। क्या था इल्बर्ट बिल, इसको समझिए, रट्टा नहीं मारना है दोस्तों, समझना है। दरअसल दोस्तों न्यायपालिका अंग्रेजों के समय में इस प्रकार की थी कि जो हमारे भारतीय कोई व्यक्ति अगर कानून तोड़ता था तो उसको तो कठोर सज़ा दी जाती थी, और अगर कोई अंग्रेज़ गलत काम करते हुए पकड़ा गया, क्योंकि कानून तो सबके लिए था, तो उस पर वो थोड़ा रहम कर देते थे। तो भारत के लोगों ने ये डिमांड करी कि जो भारतीय जज हैं, क्योंकि अब जो जज होते थे उसमें कुछ इंडियन जज भी थे, तो जो अंग्रेज़ अधिकारियों के केस होंगे, यानी किसी अंग्रेज अधिकारी ने किसी का मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसका जो केस होगा वो भारतीय जज देखेगा, ये बात की थी। तो इल्बर्ट जो थे, इल्बर्ट जो है वायसराय समिति में एक सदस्य थे, तो इल्बर्ट ने 1883 में इस बिल को लाए, और इस बिल को जो है लाया गया, बोला गया कि भारत के जो जज हैं वो अंग्रेज अधिकारियों पर चलाए गए कानून, जो भी उन पर कोई भी अगर केस चलेगा तो भारतीय जज उनकी सुनवाई करेंगे। तो इल्बर्ट ने इस बिल को लाया 1883 में। पूरे भारत में इसका स्वागत हुआ, और इसी के स्वागत में अल्मोड़ा अखबार ने भी एक सभा रखी। तो आप समझ में आ गया होगा, बीबी पंत के द्वारा। बीबी पंत कौन थे दोस्तों? बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत उस समय उस सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों इल्बर्ट बिल। बाकी आप इल्बर्ट बिल को लूसेंट में भी पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है इल्बर्ट बिल का संबंध किससे है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर सही आंसर देना होगा। लोटा कानून क्या था? लोटा कानून दोस्तों सड़कों को स्वच्छ बनाने के लिए कानून बनाया गया था, उसको लोटा कानून कहा गया था। तो दोस्तों बरकंदाज नामक पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। बरकंदाज नामक पुलिस अधिकारी को 1920 के समय की बात है, पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया था लोटा कानून को फॉलो कराने के लिए। सड़कों के किनारे लोग लोटा लेकर के बैठ जाते थे, यानी गंदगी करते थे, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ये कानून आया था। 1920 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी अल्मोड़ा आए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। मोतीलाल नेहरू जी अल्मोड़ा कब आए, या गांधी जी कौसानी कब आए? 1929। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। अब मोतीलाल नेहरू जी कब आए? 1920 ईस्वी में। ब्रह्म पर्वत कहाँ है दोस्तों? ब्रह्म पर्वत कहिए या ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहिए दोस्तों, द्वाराहाट शिखर में है। द्वाराहाट की पहाड़ियाँ जो ऊपर है देवनागरी से लगी हुई, वहाँ पर है दोस्तों। प्रेम विद्यालय कहाँ है? प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत रानीखेत के पास में है। भागीरथ पांडे जी की मुख्य भूमिका थी, और लोगों ने भी बनाया था, लेकिन भागीरथ पांडे का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों यह किया था हरिराम त्रिपाठी ने। कुमाऊँ कमिश्नरी का गठन। अब दोस्तों कुमाऊँ तो भाई 1815 से ही बन गया था, लेकिन कुमाऊँ कमिश्नरी का जो वास्तविक गठन माना जाता है दोस्तों 1816 ईस्वी में हुआ था। और ये जो कुमाऊँ कमिश्नरी थी, मैंने आपको बताया नॉन रेगुलेशन प्रांत के तौर पर इसको देखा गया। तो दोस्तों फर्रुखाबाद का जो हेड होता था उसके अधीन यहाँ पर ये थी, ठीक है। और पहले कमिश्नर कौन थे? गार्डनर। और उसके बाद वास्तविक कमिश्नर किसे कहा जाता है? टेल को। कुमाऊँ वाटर रूल्स कब आए? कुमाऊँ में पानी के जो रूल आए दोस्तों, कुमाऊँ वाटर रूल सर्वप्रथम 1917 में आए, और 1930 में उसमें संशोधन किए गए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया नहीं है कई समय से। अर्ल बार्बरिक की उपाधि किसे दी गई थी दोस्तों? अर्ल बार्बरिक की उपाधि, कुमाऊँ का अर्ल बार्बरिक जो है वो हर्षदेव जोशी को कहा था कैप्टन हियरसे ने। कैप्टन हियरसे ने, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया है दोस्तों। कैप्टन हियरसे ने कहा कि यह कुमाऊँ का अर्ल और बार्बरिक है। बार्बरिक, अर्ल और बार्बरिक मतलब क्या हुआ दोस्तों? ऐसा समझ लीजिए कि चाणक्य। तो एग्जाम में पूछा जाता है कुमाऊँ का चाणक्य किसे कहा जाता है दोस्तों? हर्षदेव जोशी को। एक है हर्षदेव जोशी दोस्तों, एक है हर्षदेव औली। हर्षदेव जोशी बहुत पुराने थे, जिन्होंने 7 अलग अलग शासकों को जो है गद्दी पर बैठाया, उतारा। कहते हैं कि चंद्रवंश का नाश इन्होंने ही किया, और गोरखों को भी यही लाए, और अंग्रेज़ों को यहाँ बसाने में भी इनका ही योगदान था, हर्षदेव जोशी का। लेकिन हर्षदेव औली अलग हैं दोस्तों, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उनको कहा जाता है काली कुमाऊँ का शेर या कुमाऊँ का मुसोलिनी, 2 अलग अलग नाम हैं। जागेश्वर मंदिर समूह दोस्तों, मैं भी यहाँ पर गया था पिछले वर्ष, तो मैंने यहाँ पर देखा बहुत सारी चीज़ें, और इन चीज़ों को प्रत्यक्ष भी देखा दोस्तों। 124 मंदिर यहाँ पे हैं जागेश्वर में, छोटे बड़े। जटागंगा नदी के किनारे ये मंदिर है। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों एग्जाम में, बीपीडीओ के एग्जाम में।
सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पर दोस्तों जो है वो है दंडेश्वर महादेव का मंदिर। और दोस्तों एक मंदिर यहाँ पर और है फेमस, मैं आपको बता दूँ, दिनदेशवारा मंदिर। दिनदेशवारा मंदिर लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया दिनदेशवारा मंदिर। और दोस्तों एक आपको और बताता हूँ, एक मंदिर मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, पुष्टि देवी का मंदिर या पुष्टि माता का मंदिर। एग्जाम में आया था दोस्तों ये क्वेश्चन, कहीं कहीं पुष्टि कहीं कहीं पुष्पी लिखा होता है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग को पेन लेकर के बैठना चाहिए नोट्स बनाते समय। पुष्टि माता का मंदिर या पुष्पी माता का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पुराना नाम जो था जागेश्वर का वह है हाटकेश्वर मंदिर, और एक और नाम है पारुण मंदिर। तो पारुण मंदिर करके आ जाएगा तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मुख्य मंदिर में राजा दीपचंद और तिरुमल चंद की अष्ट धातु की मूर्ति है। दोस्तों मैं देख करके आया हूँ इस मूर्ति को, तिरुमल चंद्र और दीपचंद के बारे में पहले ही खूब पढ़ा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन दोस्तों तिरुमल चंद ऑप्शन में नहीं था जब 2018 में पूछा गया था। 6 मई 2018 के पेपर में आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो वहाँ केवल ऑप्शन में दीपचंद्र था और सही आंसर था बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नागर शैली में यह मंदिर बना हुआ है। हरिया टॉप भी यहीं है, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा हरिया टॉप कहाँ है दोस्तों, अल्मोड़ा में है, जागेश्वर मंदिर के ऊपर है हरिया टॉप। न्याय का देवता दोस्तों चितई गोलू देवता को कहा जाता है। चितई गोलू देवता जो थे कुमाऊं के गोलू देवता, उनका जो उनकी पैदा होने का स्थान बताया जाता है दोस्तों चंपावत में कहा जाता है, गढ़ी चंपावत बोलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया था हाई कोर्ट क्लर्क के पेपर में। तो दोस्तों जो झालराई थे, झालराई की जो 7वीं रानी थी, उससे उनका जो है जन्म हुआ था। बड़ी कहानी है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। गोलू देवता के जागर में इस कहानी का जिक्र ही होता है दोस्तों। कटारमल का सूर्य मंदिर कोणार्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। कोणार्क का क्या मतलब है दोस्तों, कोणार्क उड़ीसा में जो है सन टेम्पल है, यानी सूर्य का मंदिर है, और बहुत ही बड़ा, वो भारत में सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। उसमें इस प्रकार से मंदिर बना हुआ है कि सूर्य आते हुए दिखाई देता है। तो दोस्तों उसके बाद यह उत्तराखंड में है दूसरे नंबर का मंदिर, ठीक है। कोणार्क के बाद यह दूसरा बड़ा सूर्य मंदिर है। कोसी नदी के किनारे यह है दोस्तों। कत्यूरी राजा कटारमल देव द्वारा इसे बनाया गया था दोस्तों। हाईकोर्ट कलर के पेपर में यही क्वेश्चन आया था, लेकिन घुमा करके आया था, ऐसे आया था कि बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण जो है कटारमल के पास में किसने कराया दोस्तों, राजा कटारमल ने ही कराया था। बूटधारी और चोगा पहने हुए सूर्य की मूर्ति है। तो दोस्तों बूटधारी यानी बूट पहने हुए जो है मूर्ति है वहाँ पे सूर्य की। लकड़ी का अलंकृत दरवाज़ा है दोस्तों। यहाँ का जो दरवाज़ा है अब वह निकल चुका है, टूट चुका है, तो गिर गया है, तो लकड़ी का बड़ा ही अलंकृत दरवाज़ा है। वर्तमान में वह दरवाज़ा दिल्ली के नेशनल जो म्यूजियम है उसमें रखा गया है, आपको पता होना चाहिए, और बहुत ही फेमस है। त्रिरथ गर्भगृह भी इसके अंदर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। झाकर सेम मंदिर दोस्तों बहुत फेमस है, अल्मोड़ा में है। नागवंशी लोगों से संबंधित यह मंदिर है, नाग देवता के लिए फेमस है झाकर सेम मंदिर। ऐसे ही मैंने सेम मंदिर आपको टिहरी में बताए थे दोस्तों, सप्त सेम बताए थे मैंने, 7 मंदिर आपको बताए, जहाँ मैंने आपको सेम मुखेम मंदिर फेमस है करके बताया था। ऐसा ही कुमाऊं में नाग देवता का यह मंदिर है। जैसे पिथौरागढ़ में बेरी नाग है दोस्तों, ऐसे ही झाकर सेम मंदिर अल्मोड़ा में है। देवदार वनों का रक्षक इस मंदिर को कहा जाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों, हिमालय की द्वारिका किसे कहा जाता है दोस्तों, द्वारहाट को कहा जाता है, और मंदिरों की नगरी भी इसको कहा जाता है। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, द्वारहाट के पास में एक स्थान है दूनागिरी, अल्मोड़ा जिले में दूनागिरी। अगर द्रोणागिरी की पहाड़ी कहाँ है, द्रोणागिरी की पहाड़ी तो चमोली में होगा दोस्तों, लेकिन दूनागिरी होगा तो होगा अल्मोड़ा द्वारहाट में। तो दूनागिरी को दोस्तों मीठी मूलियों, मूली क्या हुआ दोस्तों, अरे मूली जिसका हम अचार खाते हैं या जिसका सलाद खाते हैं, मीठी मूली का शहर भी या मीठी मूली का स्थान भी कहा जाता है दोस्तों। वहाँ की मूली जो है बड़ी ही फेमस है, और मूली वो लंबी वाली नहीं, गोल मूली होती है दोस्तों। और मूली की सब्ज़ी जो है बड़ी ही पौष्टिक होती है और कैल्शियम उसमें होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मूली की सब्ज़ी जो है शरीर को गर्म रखती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पूरी सर्दियों भर भी अगर आप मूली की सब्ज़ी खाओ तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ बने रहोगे, ठीक है। हमारे पिताजी बहुत पसंद करते थे, लेकिन हमको मूली की सब्ज़ी में स्मेल आती थी, बचपन में हम खाते नहीं थे, लेकिन जब जो बड़ा हुआ तो अच्छा लगता था। मूली और गडरी की सब्ज़ी मुझे बहुत फेमस है, मेरा फेवरेट है। और अगर हो सके
तो अगर मेरे छात्र सभी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मुझे पता है अल्मोड़ा द्वाराहाट के अगल बगल के स्टूडेंट भी मेरी क्लास में हैं, तो अगर कभी मुझे कुछ देना चाहो दोस्तों तो मूली और गडरी भेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जब जब जो है उसे खाऊंगा आपको याद करूंगा। कभी भी अगर कोई मिले तो दोस्तों मेरा जो प्रिय भोजन है वो मूली और गडरी की सब्ज़ी है। और दूसरे नंबर पर फिर मैं राजमा की सब्ज़ी को बहुत जो है पसंद करता हूँ। मेरे पिताजी को भी बड़े पसंद था और वो सब्ज़ी बहुत खाते थे। जितना हम 4 लोग सब्ज़ी खाते थे इतना वो अकेले सब्ज़ी खा जाते थे। और मूली की सब्ज़ी जब बच जाती थी बनाते थे तो हम लोग पसंद नहीं करते थे, तो सारी मूली की सब्ज़ी अकेले वही खा जाते थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मूली की सब्ज़ी जो है, जो यहाँ पे मूली है वो अलग है और जो मूली वहाँ पहाड़ में होती है वो अलग है थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। मुरली मनोहर मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा में है। कुंदन लाल शाह जी की धर्मपत्नी ने इसे बनाया था। अगला है दोस्तों कसार देवी मंदिर कश्यप पर्वत पर स्थित जो है अल्मोड़ा में यह मंदिर है। दोस्तों ये क्वेश्चन 28 अक्टूबर 2018 के पेपर में आया था, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों क्रैंक रिज क्या है। दोस्तों क्रैंक रिज यहाँ पर कसार देवी मंदिर के ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र मिला है, बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड, और दोस्तों उसको वैन एलन बेल्ट भी कहा जाता है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ पर कि कुछ अद्भुत शक्तियाँ भी देखी गई हैं, उसे क्रैंक रिज कहा जाता है। हिप्पी हिल कहाँ है दोस्तों? हिप्पी हिल अल्मोड़ा में है। हिप्पी शब्द का अर्थ है विदेशी। तो दोस्तों 1960 के से 70 ईस्वी यानी 1960 के दशक में यहाँ पर एक आंदोलन भी हुआ दोस्तों, जिसे हिप्पी आंदोलन कहा जाता है। हिप्पी का मतलब ये था दोस्तों, कुछ अंग्रेज़ लोग विदेशी सभ्यता के, पश्चिमी सभ्यता के लोग यहाँ पर आकर के रहने लग गए इस पहाड़ी पर, तो लोगों ने उनको भगाने के लिए आंदोलन चलाया, जिसे हिप्पी आंदोलन कहा जाता है। डोल आश्रम दोस्तों, डोल आश्रम अल्मोड़ा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि डोल आश्रम किसने बनाया? तो दोस्तों महंत कल्याण दास जी ने ये बनाया था ये डोल आश्रम। और दोस्तों मैं बताऊं, पनार नदी, मैंने आपको नदी तंत्र में पढ़ा रखा है, पनार नदी का उद्गम जो है वो डोल आश्रम से ही हुआ है। कभी भी अगर दोस्तों अल्मोड़ा जाओ तो डोल आश्रम जरूर जाएं, बहुत ही सुंदर शांतिप्रिय स्थान है जहाँ की मन को बड़ी ही तसल्ली मिलती है, और मैं अक्सर जाता हूँ। तो दोस्तों महंत कल्याण दास जी ने बनाया था, पनार नदी का उद्गम यहीं से हुआ है। पनार नदी जो है डोल आश्रम अल्मोड़ा से निकलती है काकरी घाट तक। काकरी घाट अल्मोड़ा में यह जो है किस नदी में मिल जाती है? सरयू नदी में। सरयू नदी की सहायक नदी है पनार नदी, मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले पिछले वीडियो में, देखिएगा। तो दोस्तों अल्मोड़ा ज़िला में अभी और चीज़ें हैं, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इससे आगे कल बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो आजकल अपलोड भी नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है। ये लॉकडाउन यूट्यूब पर भी भारी पड़ रहा है। तो दोस्तों इससे आगे कल पढ़ाऊँगा, और स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। धन्यवाद।